अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जो कि मेनली जीन्स और डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि जो फ्रॉम आपके पास जीन हैं वो किस तरह से डीएनए पर प्रेजेंट होती हैं, वो किस तरह कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बनाती हैं, क्रोमोसोम का जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसे अचीव होता है। तो उसकी जो पूरी बैक केमिस्ट्री है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जिसके अंदर जीन्स, जीन के प्रोडक्ट्स और हेरिडिटी आ जाती है। तो ये जो बाकी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये इम्पोर्टेंस की नहीं है, आप लोग बस इनको एक दफा रीड आउट दे दें। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि क्या है कि जो एक अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो पूरा सिस्टम एक डीएनए का बनाया हुआ है, जिस तरह जीन पूरे सेपरेट हुए हैं, उसका जो पूरा जिनोम है, अब उसके अंदर कितनी जीन्स हैं, वो किस तरह से अरेंज हुई हैं, कौन से क्रोमोसोम पर कौन सी जीन है, बेस पेयर्स की अरेंजमेंट क्या है, वो सारा कुछ उसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो वो 2003 में कंप्लीट हो गई थी। यानी अब साइंस को पता है कि हमारे अंदर को कितने क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पर कितनी जीन है और उनका सीक्वेंस क्या है। लेकिन बहुत सी जीन्स ऐसी हैं जिनका फंक्शन अभी नहीं पता, वो अभी एक्सप्लोर करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सी जीन्स का फंक्शन भी इनको पता चल गया है। तो आगे इसके अंदर और जानने वाला कुछ नहीं है, आप इसको बस रीड कर लेंगे। हम आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 24 पर। वो क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्लो। तो बेसिकली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी माइटोसिस मियोसिस वगैरह भी पढ़ा था कि ऑफस्प्रिंग जो है वो बनते हैं, तो उनके अंदर क्या है, ट्रेड्स जाते हैं। तो ये जो ट्रेड्स जाते हैं अगले जनरेशन के अंदर, ये ट्रेड्स कहाँ से आते हैं? इन ट्रेड्स को क्या चीज कंट्रोल कर रही है? तो बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो जो जीन्स होती हैं वो कोड करती हैं किसी प्रोटीन को, और वो जो प्रोटीन है वो उस फिनोटाइप का बायस बनती है। यानी अब आप लोगों की, जैसे मैं बात करूं कि आप लोगों की आई का जो कलर है वो क्या होगा, वो आपकी जीन डिटरमिन करेगी। आप लोगों के जो बाल हैं वो सीधे होंगे या फिर आप लोगों के बाल घुंघराले होंगे, या जो है उनकी दरमियानी स्टेज वाले होंगे, आपकी जीन्स ने डिसाइड करना है। आपकी हाइट कम है या ज्यादा है, जीन्स डिसाइड करेंगी। तो ये जीन है क्या? जीन जो है वो आपके क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, और जो क्रोमोसोम है वो एक इंटैक्ट शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। जीन इतनी बड़ी बड़ी होती हैं तो वो इंटैक्ट, जिनकी वो जो शक्ल होती है वो कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरी आ जाती है, तो वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन एक याद करनी है, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। वो क्या बताती है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। यानी जो जीन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक को पास करने के लिए, और ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और जो डीएनए है वो एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ मिलकर बनाया होता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम है ना, वो आपको धागा नुमा सा बस नजर आता है, तो वो आप माइक्रोस्कोप में उसको सही से देख नहीं सकते। लेकिन जब वो डिवीजन स्टेज पर होता है, तो वो आप लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में कि जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल बना लेते हैं। तो जब क्रोमोसोम की शक्ल बना लेते हैं तब आप उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन के बारे में आपको बता रहे हैं। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। आप लोगों को पता है कि वो बिफोर न्यूक्लियस स्टेज वाले हैं, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। पर इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि उनके पास हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, उनके पास होता है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड नहीं होता। अब उन्होंने बताया है कि जो क्रोमेटिन है वो विजिबल नहीं होता इंटरफेस में, लेकिन जब डिवीजन हो रही होती है तब वो आपको विजिबल होने लग जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या है? ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और
रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और उनकी हेल्प करता है कि वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकें। ये उसके कुछ फंक्शन है। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए पर कंसिस्ट ऑफ होता है, प्रोटीन उसके साथ होती है। अब ये नीचे हम अरेंजमेंट सारी देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से अरेंजमेंट हुई है। इसलिए मैं अब इसको नहीं इतना डिटेल में बता रही, लेकिन बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। और प्रोटीन ज्यादातर हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं जो इस पैकेजिंग में हेल्प कर रही होती हैं। और डीएनए क्या है? एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि अरेंज हुआ होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनके पास अपना डीएनए है। और जीन क्या है? जीएनए एक पार्ट है डीएनए का जो कोड करेगी एक प्रोटीन या पेप्टाइड को, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले बता दिया। अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्रोमेटिन मटेरियल प्रोफेज में कंडेंस करता है, तब आपको क्रोमोसोम नजर आते हैं। और केमिकल एनालिसिस ने बताया कि क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको साइज बता दिया कि 2 नैनोमीटर थिक होता है और डीएनए जो एक क्रोमोसोम पर आपको नजर आता है, और उसकी नेचर एसिडिक है। अब उन्होंने आपको यहाँ पर एक और बात बताई कि आपके सारे क्रोमोसोम का अगर डीएनए हम मिलाएं तो वो 6 फीट लंबा है। यानी एक वो इंसान, लड़कों की हाइट आमतौर पर 6 फीट तक पहुंच भी जाती है। उतना थ्रेड है एक सारे क्रोमोसोम का, वो धागा मिला के इतना बड़ा उनका साइज है। और वो एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक तो ये कि वो होता बहुत थिन है, और वो क्वाइल और सुपर क्वाइल हुआ होता है। जैसे आप लोग देखते हैं एक नलकी है, उस नलकी के ऊपर धागा कितना लंबा चढ़ा होता है। अगर उस धागे को आप, सिंगल धागे को आगे आगे करते जाएं तो वो कितना लंबा हो जाता है। तो इस तरह जो क्रोमोसोम है वो धागा या, और नलकी के ऊपर तो आपने सिर्फ एक दफा क्वाइलिंग होती है। डीएनए जो है वो सुपर क्वाइलिंग भी करता है, ताकि एक माइक्रोस्कोपिक रीजन में 6 फीट का पार्ट पूरा आ जाए। तो उन्होंने कहा क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग हुई होती है, और ये हाईली कंडेंस सा स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम। लेकिन जब हम उसको खोलें तो ये बिल्कुल एक धागे की तरह है। और ये मतलब आप अब ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना, अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर इतना मतलब क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पावर पॉइंट से स्लाइड दिखाऊंगी, तो आप उसको देखें। ये देखें बेसिकली, ये आप लोगों को मिनट, ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम का अगर हम ये एक पार्ट लेते हैं तो ये किस तरह से अरेंज हुआ है, कि ये जो इसका एक ये छोटा सा आपको धागा नजर आ रहा है ना, ये भी इस तरह से गोल गोल घुमा हुआ है। और ये चीज जो गोल घूमी हुई है वो भी पहले गोल गोल घूमी हुई है। अब होता क्या है, ये आपके पास डीएनए है। डीएनए, ये जो छोटे छोटे पिंक कलर के आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उनके ऊपर ये रैप अप होता है। और ये रैप होने के बाद ये एक इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रैप हुए होते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये इस तरह से ऐसे ऐसे घूमे हुए स्ट्रक्चर। तो ये जो एक छोटा सा ये वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। और इसको अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखें तो ये एक आपको फ्लावर की शक्ल नजर आती है। और ये फिर ये क्वाइलिंग थी। अब ये जो क्वाइलिंग है ये फिर फर्दर दूसरी तरह से सुपर क्वाइल की शक्ल इख्तियार करती है। जैसे आप लोग जैसे जूड़ा बनाते हैं, तो अगर आप चुटिया पहले करें और उसके बाद आप लोग जूड़ा बनाएं तो ये समझें वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक डीएनए है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द रैप अप हुआ है, और ये रैपिंग जो है वो फिर फर्दर आगे से यू सुपर क्वाइलिंग से रैपिंग हुई है, और ये जो सुपर क्वाइलिंग है ये मिलके क्रोमोसोम को बनाती है। इस तरह 6 फीट लंबा जो धागा है सारे क्रोमोसोमों का आपस में मिला के, वो इस सुपर क्वाइलिंग की वजह से एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरा आया होता है। अगर हम हिस्टोन का क्लोज स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह, हिस्टोन कह रही हूँ न्यूक्लियोसोम का, तो वो इस तरह से है।
जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर इस तरह से 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द इस तरह से डीएनए रैप अप हुआ होता है। और दो जो आपके पास न्यूक्लियोसोम होते हैं वो एक लिंकर डीएनए की वजह से मिले होते हैं, और उसके ऊपर एक और हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ये डीएनए जो इन दो को आपस में मिला रहा है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है, ये टोटल एक जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, 200 बेस पेयर का होता है, जिसमें 146 बेस पेयर का ये वाला रीजन है, और बाकी आपके पास जो है वो लिंकर डीएनए की लेंथ होती है। अब हम जाते हैं वापस आपकी बुक पे। अब आप अपनी बुक को अब देखें तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आएगी कि ये जो डिक्रोमोसोम है, इसका ये स्ट्रक्चर उन्होंने आपको बताया, ये इस तरह से ये जो घुमा हुआ है ये सुपर कॉइलिंग है। तो अगर आप इसको बैक लेकर जाते हैं तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है ये डीएनए है। ये और ये आपके पास उन्होंने वो जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स थी ना, उसको एक कंबाइन करके एक ही आपको बोल नजर दिखाई हुई है आपको, ताकि वो इजी लगे। उसके गिर्द इस तरह ये 2 टाइम्स रैप करता है, और उसके बाद ये जो है ये वाला ये लिंकर डीएनए है। जो लिंकर डीएनए फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ इस तरह से अटैच करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर एक दूसरे की जब रैप होता है तो ये एक स्ट्रक्चर आपको जो फ्लावर लाइक नजर आता है उसको सोलिनॉइड कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई थी, तो उसमें बेसिकली ये इस तरह से एक दूसरे पे जब अरेंज हुए हैं तो ये वो स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, तो ये सोलिनॉइड है। तो यूं आपके पास ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करते हैं। और ये सिंगल का उन्होंने आपको फिर से दिखा दिया है कि इस तरह से 2 दफा ये अटैच हुआ है, और ये आपके पास लिंकर डीएनए और ये हिस्टोन्स है। देख लो उन्होंने हिस्टोन्स लिखा है, ये आपको पता चल रहा है, ये जो गोल आपको नजर आ रही है एक हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, फिर आपकी आसानी के लिए उन्होंने इसको एक शो किया हुआ। अब आप इसको जब थ्योरी में देखेंगे तो उन्होंने आपको यही बताया है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर ट्वाइस जो है वो कॉइल होता है। टोटल ये 200 बेस पेयर का स्ट्रक्चर है, और दो न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिंकर डीएनए की वजह से, और उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 80 बेसिस होती है। अब डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड इसकी नेचर से नाम आया। इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था। डीऑक्सीराइबोज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सी होती है, यानी उसके ऊपर जो एक पोजीशन है जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुई होती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीएनए के अलावा भी एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। उसके अंदर वो जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस नहीं होती, इसलिए उसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो वो भी आगे जाके आप लोग डिटेल में देखेंगे। अभी आप एब्रीवेशन याद करें कि डीएनए क्या है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसके पास शुगर होती है जो कि डीऑक्सी राइबोस है, फॉस्फेट ग्रुप है, और एक नाइट्रोजिनस बेस है। जो नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए में है वो 4 टाइप्स की होती हैं: एडेनिन, गवानीन, थायमीन और साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसके अंदर थायमिन की जगह पर यूरासिल होती है। तो ये उसके अंदर आरएनए और डीएनए में डिफरेंस है। लेकिन आप लोगों ने अभी ये याद रखना है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड ये जो इसके अंदर नाइट्रोजन स्पेसिस हैं ये 2 टाइप्स की हैं, फोर तो नहीं मैंने। एक होती है प्यूरीन्स और एक होती है पिरीमिडीन्स। ठीक है? तो वो आप लोग अभी जरा डिटेल में नीचे जाके देखेंगे, बल्कि यहाँ पे ही उन्होंने आपको बताया हुआ है। जो प्यूरिन है उसके अंदर एडेनिन और गवानीन होती है, इनके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पिरामिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग्ड होती हैं। जैसे आप लोग ये जो आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस दिखाई हुई है इसके ये 2 रिंग्स पे कंसिस्ट ऑफ करती है, तो ये क्या है? ये आपके पास प्यूरिन है, यानी ये या एडेनिन है या गवानीन है। अब आप लोग इसको बाद में आप लोग डिटेल में स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो अभी आप इसको ये ना कहें कि ये एडेनिन है या गवानीन है, आप इसको देखेंगे ये प्यूरीन है। ठीक है? और अगर एक ही सिर्फ यहाँ पर ये रिंग होती है दूसरी ना होती तो ये आप कहते हैं कि ये पिरिमिडीन है।
तो डीएनए जो है उसके थ्री मेजर कंपोनेंट हैं। पेंटोज शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज है, एक फॉस्फेट ग्रुप, और एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एक लिंक, जो एक लिंक है जिसने पूरी बनाई होती है, एक लंबा धागा बनाया होता है, वो इस फॉस्फेट की वजह से होता है। बेसिकली ये जो बेसिस होती हैं, जिसे आप लोगों ने एटीपी का नाम सुना है, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन बेस का नाम है, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। ट्राइफॉस्फेट यानी उसके पास थ्री फॉस्फेट ग्रुप है। अब वो जब आएगी, वो इसके साथ लिंक करेगी, तो वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर इसके साथ अटैच होगी और बाकी एटीपी रिलीज हो जाएंगे। सॉरी, एटीपी नहीं रिलीज होंगे, बाकी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाएंगे। तो एएमपी जो है वो यहाँ पर अटैच होगी डीएनए के साथ। तो ये जो फॉस्फेट है, इसकी वजह से ही वो पूरा उसका स्ट्रक्चर बना होता है। वो आगे आप डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपने ये याद रखना है कि जो डीएनए है वो मैक्रोमोलिक्यूल है। इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं अभी मैंने आपको बताए? एडेनिन, गवानीन, थायमीन और साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि फोर जो है वो न्यूक्लियोटाइड हैं। इसके पास दो, मतलब और दो मेजर टाइप्स के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन डबल रिंग्ड है, पिरिमिडीन सिंगल रिंग्ड है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को जो समझ ना आई हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर लेक्चर बनाया जाए तो आप वो भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वो लेक्चर भी बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।